नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। पाकिस्तानी सेना के संपर्क में थे संदिग्ध आतंकी, रक्षा मंत्री का दावा। कांग्रेस ने कहा आतंकी होने का सबूत दे सरकार। जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया बने नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। 4 केंद्रीय मंत्री पूर्णकालिक सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित। ड्रग्स पर गरबाई पंजाब की सियासत, सत्तारूढ़ गठबंधन में मतभेद। अकाली दल ने लगाया बीजेपी शासित राज्यों पर नशे को बढ़ावा देने का आरोप। सरकार बनाने के लिए पीडीपी से बीजेपी की औपचारिक बातचीत जल्द। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाए असफा को लेकर बीजेपी पर ढुलमुल रवैया का आरोप। श्रीलंका से मंगलवार को भारत लौटेंगे 77 भारतीय कामगार। वापसी के लिए सरकार ने उठाए जरूरी कदम। कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर विचार। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का दावा है कि पोरबंदर के समुद्र में नाव पर सवार लोग जो थे वो आतंकी ही थे। हालांकि कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है कि सरकार आतंकियों का सबूत देश के सामने क्यों नहीं रख रही। 31 दिसंबर को पोरबंदर के करीब समुद्र में इस नाव का कोस्ट गार्ड ने करीब 1 घंटे तक पीछा किया था, जिसके बाद आतंकियों ने बोट को विस्फोट से उड़ा दिया था। पाकिस्तान से भारतीय समुद्री सीमा में घुसी नाव को लेकर देश में अब भी बयानों और परस्पर विरोधी मीडिया रिपोर्टों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सोमवार को दावा किया कि बोट पर संदिग्ध आतंकी थे, क्योंकि उन्होंने घेराबंदी किए जाने पर खुद को उड़ा लिया। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि बोट पर सवार लोग पाकिस्तान के नौवहन अधिकारियों, सेना और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क से भी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि नौका ना तो मछली पकड़ने वाले इलाके में थी और ना ही ऐसे व्यस्त रास्ते पर थी जिसे तस्कर पसंद करते हैं। Why I will classify them under suspected or probable terrorist is because they committed suicide, harakiri. A normal boat, even carrying some drug, can throw away the drug and surrender. No one is going to be killing himself unless you are motivated enough to do that. वहीं कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। अगर सरकार ये समझती है कि जो उन्होंने बताया है वो सही है, तो उसके ऊपर सबूत देने या प्रमाण रखने में क्यों हिचकिचाहट है? Well, all these are questions that require answers. Now, definitely, if there was any threat to India's security, the work done by the Coast Guard is good. But what is the actual reality? 31 दिसंबर की रात पोरबंदर की समुद्री सीमा में एक पाकिस्तानी नाव संदिग्ध स्थिति में दिखाई पड़ी। जब भारतीय कोस्ट गार्ड ने नाव का पीछा किया तो उसमें बैठे आतंकियों ने इसमें आग लगाकर नाव को उड़ा दिया। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से दावा किया गया कि कोस्ट गार्ड ने 26/11 हमले जैसी साजिश को नाकाम कर दिया है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो सका है कि बोट क्यों, किसके इशारे पर और किस इरादे से भारत की तरफ आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे और तथ्यों को समझने की कोशिश होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक बंसल साहब, जो कि डायरेक्टर हैं दक्षिण एशिया सामरिक संस्था से। आलोक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके की बातें इस पूरे ऑपरेशन को लेकर हो रही हैं, सरकार का पक्ष और उसके बाद उस पर सवाल, आपकी राय क्या है? ये मुझे लगता है कि इस महत्वपूर्ण घटना का व्यर्थ राजनीतिकरण किया गया है। कुछ पत्रकारों ने व्यर्थ सवाल उठाए हैं। हमें तथ्यों को समझने की आवश्यकता है। पहली चीज़, लोगों ने बोला, जो लोगों ने सवाल उठाए, पहली चीज़ ये कहा गया कि ये नाव ऐसे क्षेत्र में थी जहां अधिकतर नावें जाती नहीं हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई बड़ी घटना करने के इरादे से कोई जा रहा था तो वो उस पैटर्न में नहीं जाएगा जहां पे बाकी मछुआरे हों, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। ये कहा गया कि वो ऐसी नाव नहीं थी जो कि कराची की लग रही हो, अगर होती तो लोगों को पता चलता। तो अगर आप कोई घटना करने जा रहे हैं तो आप अपनी बोट की जो कलर और पेंट स्कीम है वो भी आप इस तरीके से रखोगे जिससे कि वो भारतीय नौका लगे। बट सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जब बोट वहाँ से चली केती बंदर से, उसके एक्सर्प्ट्स जो थे, उसके जो कम्युनिकेशंस थे वो भारतीयों के पास मौजूद हैं। उनको पब्लिक नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे हमारे गुप्तचर जो स्रोत हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो ये कोई भी राष्ट्र नहीं करना चाहेगा कि किसी पत्रकार के कहने पे अपने वैल्यूबल
स्रोतों को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर दें कि जिनकी ज़िंदगी बाद में खतरे पे पड़ जाए। तो एक्सर्प्ट्स हैं जो दिखलाते हैं कि उनको पाकिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा था। कोस्ट गार्ड का जो हवाई जहाज़ था वो उसको लगातार ट्रैक कर रहा था, उसका जो रूट है वो दिख रहा है कि वो कहाँ से आई और कहाँ आई। और जब उसको कोस्ट गार्ड शिप ने पहला कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ, उसने अपनी बिजली लाइट्स बंद कर दी और इवेजिव एक्शन लेना शुरू किया और वो बाहर जाने की लगी, भारतीय समुद्री सीमा से बाहर जाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात है कि जब जहाज उसके पास पहुंच गया तो उसने अपनी नाव पर आग लगा ली। अगर आपने वो तस्वीरें देखी हुई हो, जो नाव की तस्वीर जो सारे मीडिया पे दिखाई गई, वो साफ दिखला रही है कि नाव जल रही है, नाव टूटी नहीं है। अगर नाव पे जहाज का शेल लगा होता तो नाव 2 टुकड़ों में हो जाती, जैसे कि मछुआरों की नाव। ये भी बात सही है कि उसके अंदर बारूद नहीं था, अगर बारूद होता तो उस नाव के परखच्चे उड़ सकते थे, पर हो सकता है उसके अंदर हथियार हो सकता है उसके अंदर और आतंकवादी हों, क्योंकि जो कोस्ट गार्ड की रिपोर्ट है उसके अनुसार 4 लोग नाव के ऊपर थे। अंदर कितने लोग थे इसके बारे में कोई वो नहीं है। हो सकता है वो सिर्फ हथियार ले जा रहे हो किसी आतंकवादी संगठन के लिए। उससे 2 दिन पहले एक नौका पोरबंदर के पास अबंडन्ड पाई गई थी, एक दूसरी नौका की भी बात की जा रही है। हो सकता है 2-3 नौकाओं में अलग अलग सामग्री ले जाई जा रही हो। तो कुछ ना कुछ तो शक की बात है कि अगर हम आपको चैलेंज करें तो ऐसा कई बार होता है कि जो इलीगल काम करने वाले होते हैं वो आग लगा देते हैं, कार्गो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन वो पानी में जंप कर जाते हैं या बोट लेके नीचे उतर जाते हैं कि भाई नाव में आग लग गई और हम चले गए। पर वो नाव के अंदर चले गए और बंद करके उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। तो ये तो दर्शाता है कि कुछ बहुत बड़ी चीज थी जिसको वो छुपाना चाह रहे थे। और इस वक्त जबकि पाकिस्तान के अंदर सेना तालिबान पर हमला कर रही है, तो पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़े, क्योंकि जो तालिबान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे सेना के कई लोग नहीं खुश हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के कई लोग खुश हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं उनको। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि जो सेना पश्चिमी सीमा पर है वो पश्चिमी सीमा से हटकर पूर्वी सीमा की तरफ आए, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा आतंकी हमला भारत में होगा तो उसका रिएक्शन होगा। जैसे सीमा पर सवाल इस पे ये भी खड़ा किया गया जिसके सहारे मैं कहूँ कि राजनीति भी शुरू हुई कि कोस्ट गार्ड ने कुछ बरामद नहीं किया, वो अगर उस बोर्ड कितने नज़दीक थे। किस तरीके के वाकई हालात होते हैं और क्या ये मुमकिन है कि ऐसे मसलों पर अगर कुछ बरामदगी हो रही है तो तत्काल वो मीडिया के सामने भी लाई जा सके, आती हो? जो लोग बोल रहे हैं कि कोस्ट गार्ड ने कुछ बरामद नहीं किया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो आज तक समुद्र में गए नहीं होंगे। अगर वो समुद्र में गए होते तो कभी ऐसी बात करते ही नहीं। जब एक नाव हो और नाव हिल डुल रही हो और वो नाव अपने आप पे आग लगा ले तो कोई तरीका नहीं है कि कोस्ट गार्ड का शिप, और आपको ये नहीं पता कि उस बोट में क्या है। और जहाज जो है 20 नॉट, 25 नॉट, 15 नॉट की स्पीड से चलता है, कोई हवाई जहाज तो होता नहीं कि तुरंत पहुंच जाए जहां से। और समुद्र में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, अगर क्लियर डे है तो आपको दूर से आता हुआ जहाज करीब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से भी दिख सकता है। तो आप एक दूसरे के विजुअल कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, पर एक दूसरे के पास पहुंचने में आपको बहुत समय लगता है। और जब वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए गए तो उसके बाद नौका को पता था कि अब मैं पकड़ने वाले हूँ, ये जो आने वाला पोत है ये युद्ध पोत है या कोस्ट गार्ड का पोत है, तो उसने अपने आप को आग लगा दी। और आग लगाने के बाद जब बोट डूब गई तो उस जगह पे जहाँ गहराई सैकड़ों मीटर्स में हो वहाँ पे कुछ चीज़ बरामद करना इस वक्त कोस्ट गार्ड के लिए तो संभव ही नहीं था। अगर लोग पानी में कूदते तो शायद उनको रिकवर किया जा सकता था, लेकिन अगर वो भी नौका के साथ जल समाधि लगा ली उन्होंने तो कुछ रिकवर करने का स्कोप बचा नहीं। अब जाके डाइवर्स अगर उस जगह को करें तो हो सकता है मिल जाए, पर ये भी बहुत ही मुश्किल और काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन होगा कि आपको उस जगह पे जाके उसकी छानबीन करनी पड़ेगी, क्योंकि समुद्र में एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है। और कहाँ पे वो बोट गई, बोट बिल्कुल वर्टिकल नहीं जाएगी, अंडर वाटर करंट्स के द्वारा डिफ्ट हो जाएगी इधर उधर, तो हो सकता है उसका हल, पर ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे गहराई कितनी है और कितनी डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे है और कितनी एक्यूरेट पोजीशनिंग है। ये काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप उसका। और सरकार से जिन तथ्यों की मांग हो रही है, सरकार ने जो जानकारी सामने रखी है, क्या आपको लगता है आलोक जी कि वो जानकारी पर्याप्त है ऐसे मसलों पर, या फिर उससे भी अधिक जानकारी कहीं शेयर की जा सकती है, या फिर जिस तरीके के खतरे हैं उसे देखते हुए इससे ज़्यादा जानकारी शेयर करना खतरे से खाली नहीं है? देखिए, इससे ज़्यादा जानकारी शेयर करना मेरे ख्याल से भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगी। अगर आपको याद हो, बहुत साल पहले कारगिल में जब हमला हुआ था, हमने मुशर्रफ की अपने CGS के साथ जो वार्तालाप था उसको दिखाया,
पर उससे एक स्रोत हमारा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। जिस स्रोत के जरिए हमने वो रिकॉर्डिंग की या जिस भी एजेंसी के थ्रू की, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद से पाकिस्तानी हमेशा चाक चौबंद रहेंगे कि हमारी ये बात। तो ऐसी चीज़ अगर हम बता दें तो हम अपने एक स्रोत को हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं। ये किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही अहितकारी कदम होगा। अगर आपके पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट है जिसके बेसिस पे ये एप्रीहेंशन हुआ, क्योंकि ये समझ लीजिए कि खुले समुद्र में एक इतनी छोटी नौका को पकड़ना भूसे के ढेर में सुई पकड़ ढूंढने के बराबर है। तो अगर उसको एप्रीहेंड किया गया, उसको ट्रैक किया गया, तो ये इंटेलिजेंस इनपुट के ऊपर था। अब इंटेलिजेंस इनपुट ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भी बेस्ड हो सकती है, टेक्निकल इंटेलिजेंस पे भी बेस्ड हो सकती है। जो भी हमारा स्रोत था, हमें उसको रिवील करना, उसको कॉम्प्रोमाइज करने के बराबर है, और उसके बाद जो हमारे विरोधी हैं वो उसका कभी प्रयोग नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन देना पब्लिक में मेरे ख्याल से बिल्कुल भी वाजिब नहीं। और रक्षा मंत्री ने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया कि संदिग्ध आतंकी, क्या माना जाए कि इस शब्द के सहारे ही तमाम सवालों को खड़ा करने की वजह मिल जाती है? देखिए, जब तक आप आतंकवादी को पकड़ ना लें वो संदिग्ध ही होता है। आप उसको आतंकवादी तो जब ही कह सकते हैं जब आप उसके खिलाफ सबूत हो आपके पास। तो संदिग्ध आतंकवादी, जो काम किया वो संदिग्ध था। अगर अपनी नाव को कोई जलाकर जल समाधि ले रहा है तो वो स्मगलर या कुछ तो नहीं हो सकता, कोई बड़ी ही चीज कर रहा था जिससे कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार था। और जैसा कि मैंने कहा, जो आर्ग्यूमेंट जो इसके खिलाफ है वो सबसे बड़ा ये है, लोग ये कह रहे हैं कि कोस्ट गार्ड ने बोट को उड़ा दिया। अगर आप उस नाव को जलते हुए देखें तो नाव जल रही है, टूटी नहीं है। अगर एक गन का शेल उस बोट पर पड़ता तो उस बोट के टुकड़े उड़े, नहीं चीथड़े ना भी उड़ते, टुकड़े जरूर हो जाते, क्योंकि इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है नेवल गन का कि वो छोटी सी जो बोट है वो टूट जाती है, या उसमें विजिबल डैमेज दिखता, वो नहीं दिखा। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तकनीकी पहलुओं को समझाने के लिए और यही बताने कि आखिर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो बेदम या कमजोर क्यों हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप। उस बीच चीफ ऑफ डिफेंस इंटीग्रेटेड स्टाफ एयर मार्शल पीपी रेड्डी ने भारत को चीन और पाकिस्तान से सावधान रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही देश परमाणु शक्ति से लैस हैं और जो हालात हैं उन हालात में भारत को युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है और ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। China's growing assertiveness and cooperation with Pakistan complicates external security environment, and we have to be prepared for a collision and a two-front war. तो ये थी हमारी पहली खबर और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिन भर की तमाम दूसरी बड़ी खबर। 65 साल के बाद योजना आयोग की जगह शक्ल लेने वाले नीति आयोग के उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद पनघड़िया होंगे। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके अलावा 6 सदस्यों की भी आज नियुक्ति की, जिनमें अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय और रक्षा मंत्रालय में पूर्व सचिव डॉक्टर वी.के. सारस्वत को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और राधा मोहन सिंह आयोग के पदेन सदस्य होंगे। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत और स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री ने विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने का ऐलान किया था, जिसके तहत उन्होंने देश के विकास में सभी राज्यों को पूरी तरजीह देने की बात भी कही थी। नीति आयोग के गठन के बाद आज प्रधानमंत्री ने नए विचारों के लिए अपने मंत्रियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए मीडिया के सभी माध्यमों का सहारा लिया जा सकता है। नए साल में पहली बार हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ी आवंटन का उपयोग पूरे साल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वित्त वर्ष खत्म होते वक्त धड़ाधड़ खर्च करने की प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। अगले महीने शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले हुई इस बैठक को खासा अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में जो अपने संबंधित विभाग के कार्य हैं उसमें रकम की या कोष की कटौती ना हो, कोष समय से खर्च हो जाए, कोष उचित रूप से खर्च हो जाए और कोष को अंतिम माह में खर्च करने के लिए जो सरकारों में देखा जाता है आपाधापी हो जाती है, वैसा ना हो। पूरे वर्ष में सरकारी धन का सदुपयोग की व्यवस्था हो। और इस बैठक के बारे में और जानकारी के साथ विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, किस तरह के निर्देश रहे प्रधानमंत्री की ओर से दूसरे मातहत मंत्रियों को?
देखिए कविंद्र, पहले ही साल के पहले ही हफ्ते में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई थी। मकसद साफ था, मंत्रियों को वो दिशा निर्देश देने कि आने वाले जो महीने हैं उनमें किस तरह से उनके मंत्रालयों का कामकाज होना चाहिए, सरकार को किस तरह से जो काम हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है। और सबसे पहला जो कदम था वो बजट से लेकर संबंधित, सबसे पहला जो सुझाव था प्रधानमंत्री की तरफ से वो बजट से संबंधित था। जिस तरह से पिछले कुछ सालों से हम देखते आए हैं कि जो बजटरी एलोकेशन है अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग सरकारी विभागों में, वो साल के जो आखिरी तिमाही होती है, यानी कि जो आखिरी 3 महीने होते हैं, उनमें खर्चा ज़्यादा होता है बनिस्बत जो साल के शुरुआती 9 महीने होते हैं, फाइनेंशियल ईयर के जो शुरुआती 9 महीने होते हैं उनके मुकाबले में। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। साफ तौर पर मंत्रियों को कहा गया है कि जो सरकारी पैसे का जो उपयोग है, जिससे खर्चा किया जाना है, जो बजटरी एलोकेशन है, वो एक नियमित रूप से होनी चाहिए, प्लानिंग के तहत होनी चाहिए। और इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन पर खास ध्यान दिया जाना है। हर मंत्रालय को कहा गया है कि उनसे संबंधित जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं जो उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू की जानी है, उन पर खास ध्यान दें। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही वो ये कि जो ट्रांसपेरेंसी है, सरकार की जो कामकाज है उनको लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से लाने के लिए जो ई गवर्नेंस का माध्यम है उसको इस्तेमाल अच्छे से किया जाए, यानी कि ई बुक्स बनाई जाएं, जो अलग अलग मंत्रालयों के जो काम हैं, जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनके बारे में जनता को अवगत कराने के लिए और जो कदम उठाए गए हैं उनसे अवगत कराने के लिए ई बुक्स की योजना चालू की जाए और डिजिटल लर्निंग पर भी खास ध्यान दिया जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो साल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री परिषद के जो सदस्य थे उनको साफ कर दिया है कि किस तरह से आगे आने वाले साल में काम करना है। बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरे अपडेट के लिए आपका। उधर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने नशीले पदार्थों के उत्पादन के लिए बीजेपी शासित राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। अटारी सीमा पर आज अकाली दल की रैली में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बीजेपी शासित राज्य मादक पदार्थों का उत्पादन रोकने को तैयार नहीं है। पंजाब में बढ़ते नशे की रोकथाम को लेकर राजनीति गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल ने अटारी सीमा पर ड्रग्स तस्करी के खिलाफ धरना दिया। इसमें ड्रग्स केस में फंसे राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया भी शामिल हुए। अकाली दल ने केंद्र सरकार से राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मादक पदार्थों की पैदावार पर रोक लगाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रग्स तस्करी रोकने की भी मांग की। Look at the borders of our state. Look at Rajasthan, Madhya Pradesh, which produces drugs. Nobody is talking about those states. Nobody is going to those villages, to those shops where drugs are sold openly in Rajasthan and Madhya Pradesh. सत्ताधारी अकाली दल ने ड्रग्स तस्करी को लेकर बीएसएफ पर दबाव बनाने के लिए धरने का ऐलान किया था, लेकिन विपक्षी दलों के दबाव के चलते बाद में इसे जागरूकता मुहिम में बदल दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया। पार्टी ने अकाली दल पर सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ या अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की इंटीग्रिटी के खिलाफ एक क्वेश्चन मार्क उठाए और इतना गंभीर चार्ज लगाए कि ड्रग्स का जो बाहर से ड्रग आ रहा है उसमें इनका खुद का अपना हाथ है। शिरोमणि अकाली दल की गठबंधन सहयोगी बीजेपी भी राज्य में नशे के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 22 जनवरी को अमृतसर से इसकी शुरुआत करेंगे। पंजाब में 2014 में नशा छुड़ाने के लिए अलग अलग अस्पतालों में 3,40,000 लोगों ने पंजीकरण कराया। राज्य में हर साल हजारों युवा नशे की लत के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर सरकार गठन को लेकर बीजेपी पीडीपी से जल्द औपचारिक बातचीत शुरू करेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी नेताओं की बैठक में यह फैसला हुआ। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी से बातचीत के लिए बीजेपी की आलोचना की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू कश्मीर बीजेपी नेताओं के साथ सरकार गठन की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में बीजेपी महासचिव राम माधव और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी थे। तय हुआ कि पीडीपी के साथ बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। पीडीपी के तरफ से भी कुछ पहल है, उस पहल को आगे बढ़ाते हुए विषयों पर चर्चा परामर्श करना है, ऐसा विचार हुआ है। 87 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के 25 विधायक हैं, लेकिन 28 विधायकों के साथ पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं। अन्य के पास 7 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी अथवा गठबंधन को 44 सीटों की दरकार है। कांग्रेस ने पीडीपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर रखा है।
Congress can't do anything. BJP and PDP has to decide. They have the numbers. They have given the support, but it's for them to accept or not to accept. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पिछले बुधवार को राज्यपाल एनएन वोहरा के साथ मुलाकात के बाद 55 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, लेकिन ये खुलासा नहीं किया था कि पीडीपी को किसका समर्थन हासिल है। उधर पीडीपी और बीजेपी के बीच बढ़ रही नजदीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को रास नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा है कि अफस्पा का मुद्दा उठाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को देश विरोधी बताया गया। अब वही बीजेपी पीडीपी के साथ बातचीत कर रही है। वैसे कश्मीर में पुरानी विधानसभा का कार्यकाल 19 जनवरी तक है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन लगातार जारी है। आज तड़के एक बार फिर जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। भारत की ओर से भी इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। करीब 24 घंटे की खामोशी के बाद फिर पाकिस्तानी रेंजरों ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी की। सांबा और कठुआ जिले में पाकिस्तान की गोलीबारी का बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। कठुआ जिले के बोबियां और पंसार इलाकों में रुक रुक कर गोलीबारी की खबरें हैं। इस साल काफ़ी बार सीज फायर वायलेशन हो गई, काफ़ी फायरिंग हुई है, काफ़ी शेलिंग हुई है, लेकिन आज जिस तादाद में फायरिंग हो रही है ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये वार टाइम में ऐसी शेलिंग होती है और लोगों को हम बीपी बंकर से गाँव से निकाल के यहाँ बसेस में बिठाकर सेफर जगह ले जा रहे हैं। गोलीबारी से सीमावर्ती गाँव के लोग दहशत में हैं। करीब 3500 लोग अपना घर बार छोड़ पलायन को मजबूर हुए हैं। इनमें कठुआ के 11 गाँव के करीब 2500 लोग पलायन कर चुके हैं। क्या आपने देखा ही है, सभी जा रहे थे। अभी जो कुछ बचे हैं वो अभी छुप के बैठे हैं, कब पता नहीं कब आगे गिर जाए, तो अपनी जान का भी खतरा रहता है ना। इससे पहले 3 जनवरी को फायरिंग में 2 जवान शहीद हो चुके हैं। गोलीबारी में एक महिला की मौत के अलावा 8 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। नए साल में जवाबी कार्रवाई में अब तक पाकिस्तान के 5 रेंजर्स मारे जा चुके हैं। सीमा पार से 2014 में 550 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया, जो पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका में फंसे 77 भारतीय कामगार मंगलवार को स्वदेश लौट आएंगे और इनकी वापसी के लिए सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। साथ ही इस मामले में सरकार कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर विचार भी कर रही है। श्रीलंका में 77 भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे श्रम से जुड़ा मामला बताया है। मंत्रालय मामले के जल्द समाधान की कोशिशों में जुटा है। विदेश मंत्रालय ने मजदूरों की सुरक्षित स्वदेश वापसी का भी भरोसा दिलाया है। There are some of them who have their passports with them and they will travel first. There are others whose passports have gone to the immigration authorities. We are working with the Sri Lankan immigration authorities and will ensure that all the Indian workers who want to return will return between 48 and 72 hours. मजदूरों का आरोप है कि पिछले 2 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। साथ ही कंपनी उन्हें पासपोर्ट और एग्रीमेंट की कॉपी नहीं दे रही। विवाद में शामिल ज्यादातर कामगार उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने देश के विकास के लिए वैज्ञानिक शोध पर ज्यादा ध्यान देने की वकालत की है। बेंगलुरु में आज जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के रजत जयंती समारोह के समापन पर उन्होंने कहा कि देश को अभी इस दिशा में और काम करना है ताकि क्षमता का दोहन बेहतर तरीके से किया जा सके। It is widely felt that we have yet to realize our full potential in the field of scientific research and technological innovation. As the Indian economy continues on the path of rapid, more inclusive and sustainable growth, it will be all the more necessary to ensure that our capabilities in science and technology grow in strength. खेल मंत्रालय ने पद्म भूषण पुरस्कार के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के नाम की सिफारिश कर दी है। मंत्रालय के मुताबिक बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से साइना के नाम की सिफारिश तय सीमा तक मंत्रालय को नहीं मिली थी, जिसके चलते उनका नाम पहले नहीं भेजा गया। I'm just hurt by the news that my name was not sent to the panel who decides about the award. साइना नेहवाल की नाराजगी आखिरकार रंग लाई। खेल मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश कर दी है। मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि साइना की उपलब्धियों को देखते हुए उनका नाम पद्म पुरस्कार के लिए भेजा गया है। इस खबर के बाद साइना नेहवाल ने कुछ इस तरह अपनी खुशी का इजहार किया।
बहुत अच्छा लगता है। आई एम थैंकफुल टू सोनोवाल सर कि उन्होंने इतना ग्रेट स्टेप लिया और इतना जल्दी लिया। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे ग्रेट ऑनर के लिए आपका नाम रिकमेंड किया जाता है। और बाकी मेरा काम है कंट्री के लिए खेलना, और हमेशा जैसे मैं खेलती आ रही हूँ, जितने टाइटल जीत रही हूँ, आई होप और मैं जीतूँ ऐसे ही। इस बीच खेल से जुड़ी हस्तियों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। साइना को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि खेल मंत्री जी का जो एक फैसला था वो बड़ा अच्छा था। इससे पहले ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने पद्म भूषण पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश न किए जाने पर नाराजगी जताई थी। साइना को साल 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदाता सूची जारी कर दी गई। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी चंद्रभूषण कुमार ने इसे जारी किया। इसका मकसद इस साल की पहली तारीख को 18 साल की आयु वालों को मतदाता बनाना है। इसके अलावा मतदाता गलती में भी सुधार करवा सकते हैं। नई मतदाता सूची में 1,30,85,251 वोटर हैं। कारणवश से आपने अपना घर बदल लिया हो, ये भी हो जाता है, आपने अपना एड्रेस बदल लिया हो, या आपको लगता है कि कहीं पे किसी एंट्री में कोई एरर आ गया हो, तो आप उसको करेक्ट करवाने के लिए आपके पास अभी भी मौका है। तो खबरों के आज के सफ़र में इतना ही, लेकिन जाते जाते देश की कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में ऊर्जा की बचत करने वाले एलईडी बल्ब वितरण योजना का उद्घाटन किया। घरों में लगाने के लिए ये बल्ब अब सस्ती दरों पर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजली बचाना बिजली बनाने से कम खर्चीला है। असम में 18,000 लोग राहत शिविरों से अपने घर लौट चुके हैं। बोडा हिंसा के असर वाले जिलों में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। 1 लाख से अधिक पीड़ित अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। मथुरा के एक कैंप में ऑपरेशन के बाद 3 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई। ये कैंप एक एनजीओ ने नवंबर में लगाया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सर्दी से राहत मिली है। कश्मीर घाटी और लद्दाख में रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। श्रीनगर में पिछली रात के मुकाबले तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनावों में शैक्षिक योग्यता के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। सरकार ने सरपंचों के लिए 8वीं और जिला परिषद के लिए 10वीं पास की योग्यता रखी है। यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम बापू की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। एम्स डॉक्टरों की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया कि आसाराम के इलाज के लिए सर्जरी जरूरी नहीं, उनका इलाज दवाइयों से हो सकता है।